Assalamu alaikum. So today's discussion is on vectors and equilibrium. Vectors and equilibrium की technical depth में जाने से पहले let's consider an example. We have a box. We have a person standing beside. तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये बॉक्स किस तरह मूव करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो आपका क्या आंसर होगा? अब अगर तो आपका आंसर इस पे है कि ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, तो इट्स नॉट करेक्ट. इट शुड फर्स्ट आस्क के फोर्स किस तरफ लग रही है, कि फोर्स फॉरवर्ड लग रही है या बैकवर्ड लग रही है. यानी ये पुश है या पुल है. सो डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है. तो यही वेक्टर की तारीफ है कि बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है. अब ये पुश या पुल क्या है? ये फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. और डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं ऑन अदर साइड कि एक और शख्स यहाँ पे मौजूद है. अब क्वेश्चन ये है कि ये भी इस तरफ फोर्स लगाता है, और लेट्स सपोज ये इस तरफ फोर्स लगाता है, दिस वन. तो क्या ये किस तरह मूव करेंगे, या इस तरफ लगाता है? तो मैग्नीट्यूड भी ज़रूरी है कि अगर ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और ये अब डिपेंड करेगा कि 12 न्यूटन लगाता है तो ये उस तरफ बॉक्स मूव करेगा, 2 न्यूटन लगाता है तो इस तरफ करेगा, 10 न्यूटन लगाता है तो बैलेंस हो जाएगा, विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम. सो बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है, और उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं. सो लेट्स मूव टू द टेक्निकल पार्ट नाउ. So vectors are the quantities which have both magnitude and direction. For their complete description, as we just have discussed in previous slide, तो ये जो लेंथ ऑफ लाइन है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, जैसे कि ये आपका जूम्ड पिक्चर में, और एरो हेड जो डायरेक्शन को शो करता है. सो नंबर ऑफ एंगल्स represents the direction of vector in space are basically 3, क्योंकि स्पेस में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 3D की बात करते हैं, प्लेन में 2D होंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि वेक्टर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेक्टर हैं. लेट्स सपोज आपके पास एक्स और वाई दो वेक्टर्स हैं. दिस इज अ एक्स वेक्टर in this direction having some magnitude, and this is a y vector in y in this direction having some magnitude. तो उसमें आपने क्या करना है कि x को as it is, y को as it is, और उसको आप जब फर्स्ट वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से मिलाएंगे तो जो आपके पास वेक्टर आएगा उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे. और वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है. कम्यूटेटिव से क्या मुराद है कि आप आइदर इन एक्स प्लस वाई डायरेक्शन सम करें या वाई प्लस एक्स, आपके पास आंसर एक ही आएगा. ओके, सब्ट्रैक्शन भी वही है, हेड टू टेल रूल, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि आप माइनस को बेसिकली यूं लिख लेंगे, एंड वाई बेसिकली अ नेगेटिव वेक्टर, यानी पहले वेक्टर का रिवर्स, कि पहला वेक्टर वाई ऊपर की तरफ था तो ये वाई वेक्टर इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ है. तो ये इसका हेड से टेल, ये हेड से टेल, तो पहले वेक्टर की हेड को टेल से मिलाने वाला ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आपके पास सब्ट्रैक्शन को शो करेगा. मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हमने देख ली वेक्टर्स की. अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं. जस्ट लाइक बेसिक क्लासेस, वहां पे हम स्केलर्स की कर रहे होते हैं, यहाँ पे वेक्टर्स की. सो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बाय इन फर्स्ट केस के अगर आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर से, तो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया. फिर किसी नेगेटिव से करें
तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव से मुराद है कि वो 180 डिग्री रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। और अगर आप वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल डायमेंशनल स्केलर से, मैथ, तो आपके पास नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। तो अगर आप इधर से करें तो पहले दो केसेस में जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो आपके रिजल्टेंट वेक्टर की डायमेंशन भी वही है। लेकिन जब आप किसी डायमेंशनल से स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो न्यू वेक्टर बनेगा उसकी डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 है, लेकिन जब आपने उसे मैथ से मल्टीप्लाई किया तो जो न्यू डायमेंशन है वो बन गई MLT-1। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि ये बताएं इनमें आपस में क्या ताल्लुक है। तो अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है, आई के साथ 2 है, उधर भी 2 है, 3 है जे के साथ एंड के साथ 4, लेकिन फर्क क्या है साइंस का। तो मतलब क्या है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कि अगर आप ए वेक्टर को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या बी वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो वही वेक्टर बन जाते हैं। सो लिहाजा ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, मतलब नेगेटिव है एक दूसरे का, कि अगर ए इस डायरेक्शन में है तो बी इस डायरेक्शन में। पार्ट ऑफ वेक्टर इन वाई प्लेन, तो वाई के लिए हम जे यूज करते हैं और जी के लिए के। सो आपके पास आ जाएगा 9J-3K। ओके अभी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखा विद स्केलर्स, वो डिमेंशनल स्केलर्स हैं या डिमेंशनलेस स्केलर्स हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो पहला केस है वो है डॉट प्रोडक्ट, और वो तब होता है जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपके पास जो आंसर है वो स्केलर आए, कोई नंबर आए, जिसकी एग्जांपल है वर्क डन, पावर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जिनमें आप जब मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को तो आपके पास आंसर जो है वो स्केलर आता है और उसे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आपकी इक्वालिटी होल्ड करेगी आइदर एक डॉट बी और बी डॉट ए। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, यानी ये एक ए वेक्टर है और ये दूसरा बी वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर अगर एक दूसरे के ये लाई करते हैं तो कोस 90 क्या होता है 0। तो लिहाजा आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि बेसिकली डॉट प्रोडक्ट क्या है प्रोजेक्शन। तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर देखेंगे तो कोई प्रोजेक्शन नहीं बनेगा। और अगर इनके यूनिट वेक्टर्स को देखें तो उसका आंसर भी 0 होगा, क्योंकि इसका मुराद भी आई डॉट जे, आई और जे परपेंडिकुलर है, आई एक्स के लिए, जे वाई के लिए। इसी तरह अगर पैरेलल है तो कोस जीरो से मुराद है 1, तो आपके पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आती है। इसी तरह यूनिट वेक्टर्स आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 है, क्योंकि ये पैरेलल को शो कर रहा है। एंटी पैरेलल से मुराद 180 डिग्री है, यानी एक वेक्टर ए है, दूसरा मे बी उसी का नेगेटिव वेक्टर है, ये कोई और है। तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद -1, विच मीन्स कि आपके पास मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है। इसी तरह अगर सेल्फ प्रोडक्ट है विच कैन बी नोन एज सेल्फी, क्योंकि सेल्फी में क्या करते हैं हम खुद को ही ले रहे होते हैं ना इन कैमरा। सो इधर भी यही है कि आप अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लें। सो अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मतलब वो पैरेलल काउंट होगा, एंगल 0 आ जाएगा, तो ए स्केयर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पे है कि जब भी आपने किसी भी दो वेक्टर्स का दरमियान एंगल निकालना है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू आर कोस, विच इज बेसिकली कोस इनवर्स product and the sum of components of vector and then the magnitude of the components। तो जब भी दो वेक्टर्स दिए जाएं, वो चाहे सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, वो चाहे सिंपल वेक्टर्स हैं, वो चाहे कोई भी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप वेक्टर्स को डील कर रहे हैं और दो वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल निकालना है, तो आप कोस थीटा के थ्रू ही निकालते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। दूसरी केस क्या है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपके पास वेक्टर ही आ जाए, तो उसके लिए हम क्रॉस लगाते हैं, सो क्रॉस प्रोडक्ट, और वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट, और उसमें क्या होगा मैग्नीट्यूड के साथ ये डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर मौजूद होगा। सो दिस बेसिकली शोज द डायरेक्शनल नेचर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इसकी एग्जांपल है टॉर्क आर क्रॉस एफ,
फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वेक्टर प्रोडक्ट है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कम्यूट नहीं करता ये, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो बराबर नहीं होते, उनके दरमियान नेगेटिव का फर्क होता है। अगर आप पैरेलल और एंटी पैरेलल देखें तो साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। सो लिहाजा इनका पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा और यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा। इट कैन बी अ मैग्नीट्यूड। और सेल्फी प्रोडक्ट यानी सेल्फ केस में भी 0 होगा, क्योंकि उसमें भी हम क्या लेते हैं, सेल्फ एंगल ले रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें 90 डिग्री तो साइन 91 होता है। सो लिहाजा इस केस में मैक्सिमम आपके पास आएगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ए बी, वेक्टर की बात करेंगे सो साथ यूनिट वेक्टर। सो इसी तरह आप आई क्रॉस जे क्रॉस के आई एंड रिवर्स डायरेक्शन में ये आ सकते हैं। ए क्रॉस बी को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो हम ये मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं, फिर पहले यूनिट वेक्टर्स, फिर ए के कंपोनेंट, फिर बी के कंपोनेंट, और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स वे से। और जो आपके पास आंसर आएगा अगर उसकी आप मैग्नीट्यूड ले लें जैसे कि यहाँ पे ली गई है, तो बेसिकली वो आपको उस वेक्टर्स से बनने वाले एरिया अंडर द कर्व या पैरेललोग्राम का एरिया बताते हैं। सो अगर आपको वेक्टर्स दिए जाए और आपने एरिया निकालना हो तो जस्ट क्या करें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड ले लें। अब वेक्टर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल हमने देखी, टार्क। तो यही टार्क को बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। टार्क क्या है कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अगर आप वैसे फोर्स लगा रहे हैं पुश या पुल के लिए तो वो फोर्स है, लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हैं किसी दरवाजे को ओपन करने के लिए या बंद करने के लिए तो वो फिर क्या है, वो टार्क होगी, फोर्स नहीं होगी, क्योंकि वो रोटेशनल इफेक्ट है। सो टार्क इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। सो द टार्क इज अ बेसिक प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, और इसे हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ टार्क इज परपेंडिकुलर टू द एल एफ प्लेन, सेम लाइक एज वी डिस्कस्ड हियर कि अगर दो वेक्टर्स इधर हैं तो उनकी डायरेक्शन जो है उस पर प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मतलब आई क्रॉस जे है तो के होगा, जैसे कि जो हमने देखा कि अगर आपके पास आई क्रॉस जे है तो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, मतलब के लॉन्ग जी के लॉन्ग। जिस तरह हम लीनियर एक्सेलरेशन को फोर्स से रिलेट करते हैं, टार्क को हम एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन हम चैप्टर 5 एफएससी में भी देखते हैं और ए लेवल में भी अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो ये बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 है तो आपका टार्क भी 0 होगा। यूनिट आप बना सकते हैं, एफ और एल को मल्टीप्लाई करें न्यूटन मीटर, या बेस यूनिट में ये बन जाएगा और डिमेंशन ये बन जाएगी, जो कि from the previous lecture which we had on physical quantities and units, this is the same dimension as that of work, energy and some other quantities as well. So ये वो वहाँ से आप देख सकते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स जो बेसिकली यहाँ पे फोर्स और लेंथ का जिक्र है, तो टॉर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। कन्वेंशन ये है कि पॉजिटिव को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे और नेगेटिव क्लॉकवाइज। स्पेशल केसेस हैं अगर सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में से मुरादी हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी यही जो केसेस है ना ये वाले, यही अब हमने बेसिकली टार्क के लिए स्पेसिफिकली पढ़ने हैं, जो ये हम ओवरऑल क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट उसे ही स्पेसिफिक केस बना के देखते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में हो थीटा जीरो मतलब साइन जीरो, साइन जीरो मतलब टार्क जीरो। ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा 180 से मुराद साइन 180, साइन 180 जीरो, सो टार्क जीरो। परपेंडिकुलर से मुराद 90, साइन 90 मैक्सिमम, सो टार्क मैक्सिमम। इसके अलावा टार्क अब जीरो हो सकता है, नहीं एक तो केस है ना कि जीरो 180 पे भी टार्क जीरो है। इसके अलावा अगर आपका फोर्स पीवट पे लगे यानी डिस्टेंस जो है वो आपका जीरो हो एल, तो फिर भी टार्क जीरो है। इसका मतलब है कि आप दरवाजे को उसके हिंज से खोलने की कोशिश करें, मतलब दरवाजे को हैंडल से नहीं बल्कि हिंज पे, जहां पे वो लगा हुआ है पीवट पे, तो वहां पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो डिस्टेंस तो नहीं होगा, सो लिहाजा वहां पे टार्क जीरो होगा। और वेट की वजह से भी टार्क जीरो होगा अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि उस केस में भी डिस्टेंस जीरो है।
ओके, कपल क्या होता है? जब आप दो इक्वल एंड ऑपोजिट नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्ट करते हैं तो कपल है। जैसे कि गाड़ी के जो स्टीयरिंग है, जब उसे दो हाथ से पकड़ के जो है वो लेफ्ट और राइट टर्न किया जाता है तो वहां पे कपल प्रोड्यूस हो रहा होता है। सो कपल इज बेसिकली अगेन डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो ये डिस्टेंस इनटू फोर्स दो बेसिकली फोर्सेस के दरमियान है, जिसको हम मैथमेटिकली यूं लिख सकते हैं, फोर्स इनटू ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए एंड ओ बी बेसिकली हाफ डिस्टेंस और लेंथ। और अगर हम टोटल को सम कर दें तो बेसिकली वो एल बन जाएगा। सो इसलिए ये डी क्रॉस एफ है। सो ये फोर्स एंड टार्क का कंपैरिजन है कि फोर्स जो हम वैसे पढ़ते हैं, पुश और पुल, किसी भी जो ऑब्जेक्ट में चेंज लाती है फोर्स, तो टार्क वो फोर्स है जो टर्निंग इफेक्ट लाती है, जबकि फोर्स ट्रांसलेशनल इफेक्ट लाती है। यहाँ पे यानी जस्ट ये वर्ड नहीं होना चाहिए। ये लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसको हम यूं रिलेट कर सकते हैं। ये हम चैप्टर 5 में फॉर्मूलाज देखेंगे, सो लिहाजा भी इस पे आप इजी रह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमें फोर्स के साथ पता है। सम इम्पोर्टेंट वेक्टर्स के जो हमने स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर, जैसे यूनिट वेक्टर की हमने पहले बात कर चुके हैं। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 1 होती है और डायरेक्शन अलोंग द गिवन वेक्टर है। अगर ए की यूनिट वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन ए के अलोंग होगी। ये इसका फॉर्मूला है। ये बेसिकली फॉर्मूला यूं बनता है ना कि ए वेक्टर बराबर है एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, जो कि वेक्टर की डेफिनेशन है। और इससे फिर आप डायरेक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं यूनिट वेक्टर की, तो ये बन जाती है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड टाइप ऑफ अ वेक्टर इज नल वेक्टर। नल वेक्टर बेसिकली ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो। ये कैसे बन सकता है कि अगर आप एक वेक्टर को उसी के नल वेक्टर में ऐड कर दें तो वो कैंसिल हो जाएंगे, वी हैव नथिंग। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है कि वो नल वेक्टर के ऊपर आपने जीरो नहीं लिखना, बल्कि उसको डायरेक्शनल इफेक्ट देना है। मतलब उसके ऊपर आज आप एरो साइन लगाएंगे। ओके, next is basically if we have more than one vector, for example two vectors, और हमने देखना हो कि अगर इक्वल हैं तो वो तब इक्वल होंगे जब उनकी डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो पैरेलल वेक्टर जो हैं सेम मैग्नीट्यूड के, पैरेलल बेसिकली क्या करता है, डायरेक्शन को फिक्स कर देता है। अगर मैग्नीट्यूड इनकी सेम हो, चाहे उनका ओरिजिन पॉइंट ना भी सेम हो, तो वो क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। एंड देन वी हैव नेगेटिव वेक्टर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वेक्टर उसकी डायरेक्शन में रिवर्स हो तो उसे नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर भी पहले डिस्कस हो चुका है कि अगर दो वेक्टर्स को सम करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है बेसिकली आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, ये आप किसी भी दो वेक्टर्स के लिए अगर आपको उनकी मैग्नीट्यूड दी जाए और उनके दरमियान एंगल दिया जाए तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये बेसिकली लॉ ऑफ कोसाइंस से ही बनता है। लॉ ऑफ कोसाइंस मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स आपको दिए जाएं बी और सी और उनके दरमियान वाला एंगल दे दिया जाए, यानी बी और सी के लिए एंगल ए है, मतलब उनके दरमियान, तो जो आपके पास मिसिंग मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगी जो बेसिक रिजल्टेंट है। सो ये बेसिकली आपका लॉ ऑफ कोसाइन से बेसिकली फॉर्मूला बनता है। स्पेशल केसेस अगर थीटा जीरो है तो आर ए प्लस बी होगा। ये हम बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जीरो होगा तो एक स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, क्योंकि कोस जीरो 1 है। तो यहाँ पे फिर आपके पास ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी स्केयर, स्केयर रूट लेंगे तो ए प्लस बी। तो मैक्सिमम ये रिजल्टेंट कब होगा, जब थीटा जीरो होगा पैरेलल। और एंटी पैरेलल के केस में आपके पास क्या होगा, मिनिमम, यानी ए माइनस बी। इसके अलावा जो स्पेशल केसेस हैं वो ये हैं कि अगर थीटा 90 हो तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अगर 60 डिग्री हो तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो ये इसके स्पेशल केसेस बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब ये आर मैक्स और आर मिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है।
स्पेशली एमसीक्यूज के लिए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट ऑफ 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नेवर बी। तो मकसद कहने का है कि वो कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स हों और एंगल कोई भी हो जीरो से लेकर वट एवर द पॉसिबल वैल्यू, तो बताएं कौन सी वैल्यू पॉसिबल और कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको इसी से रिलेट करेंगे कि मैक्स ए प्लस बी है और मिन ए माइनस बी है, तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान होगा। तो 10 में से अगर 8 माइनस करें 2 आता है, 10 में 8 प्लस करें 18 आता है, तो जो भी आंसर आएगा वो 2 और 18 के दरमियान आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब वो वैल्यू जो 2 और 18 के अलावा है। सो 2 और 18 के अलावा सिर्फ ये पहला आंसर है, बाकी ये 12 भी इसी रेंज में है, 6 भी उसी रेंज में है और 15 भी उसी रेंज में। ओके, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बना सकते हैं। जब आप वेक्टर को स्प्लिट करते हैं इनटू कंपोनेंट्स तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और अगर वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के तो उसे फिर हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी उन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनता हो। ये बेसिकली जब हमने कहा कि दो वेक्टर्स दिए जाएं और अगर आपने उसको एडिशन करनी हो तो हेड टू टेल रूल से करते हैं, तो ये उसका रिवर्स है कि रिजल्टेंट को अगर आपने वापस कंपोनेंट्स में बनाना है तो फिर आप क्या करते हैं, ये करते हैं। तो इसमें ए एक्स को ए कोस थीटा, ए वाई साइन थीटा है। तो ये जो सिंपल फॉर्मूलाज हैं वी ऑलरेडी नो कि अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है तो पाइथागोरस टाइप फॉर्मूला लगेगा, और एंगल निकालना है तो जस्ट कंपोनेंट्स को डिवाइड करके टेन इनवर्स लेना है। इसमें की पॉइंट्स जो हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैंने बताया कि अगर वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसका रिवर्स प्रोसेस ये है कि आप रिजल्टेंट को रिजोल्व कर दें। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का जो रिवर्स प्रोसेस है वो सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन ऑफ वेक्टर का जो रिवर्स प्रोसेस है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। मिनिमम पॉसिबल कंपोनेंट्स दो हो सकते हैं, मैक्सिमम आप जितने मर्जी बना लें। मिनिमम पॉसिबल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 3 हो सकते हैं, क्योंकि 3D में आप 3 ही बना सकते हैं। लास्ट टॉपिक इज अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हो और नेट फोर्स जीरो हो तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड विल रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी मोशन में हो सकता है, लाजमी नहीं है कि इक्विलिब्रियम से मुराद रेस्ट है, मोशन में भी हो सकता है। सो इक्विलिब्रियम अगर तो बॉडी रेस्ट पे है और लीनियर मोशन कर रही है, तो पहले अगर ये केस है लीनियर मोशन का, और ये केस है रोटेशनल मोशन का। तो अगर बॉडी लीनियर मोशन कर रही है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम उसे कहेंगे, और वो सिर्फ तब होगा तब जब लगने वाली तमाम फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस का सम जीरो हो। अब इसमें दो केसेस हैं कि बॉडी रेस्ट पे हो या बॉडी मोशन में हो। तो बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी लेकिन लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो है, मतलब इंजन कार की इतनी फोर्स लगा रहा है कि वो फ्रिक्शन के बराबर है जो कि उसे ऑपोजिट एक्ट कर रही है ड्यू टू रोड और ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, तो उस केस में फिर उसे हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरी, इसे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर हम आते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि क्या है, रोटेशनल इफेक्ट ना हो, जिसको हम रोटेशनल इफेक्ट को टार्क कहते हैं, इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ा गया स्पेशली। तो उसके लिए फिर क्या आ गया, सिग्मा टा इज इक्वल टू जीरो, और मतलब कि लगने वाली तमाम टार्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सम क्या है, जीरो के बराबर है। तो इसमें भी दो केस होंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बॉडी रेस्ट पे हो, मूव ही ना करे, और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बॉडी रोटेट करे लेकिन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो। इक्विलिब्रियम ये थी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तीन तरह की टाइप्स हो सकती हैं कि बॉडी को आप उसकी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और छोड़ दें और वापस अपनी असल हालत में आ जाए, जैसे कि पहली डायग्राम में है, तो इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस है कि जब बॉडी को आप उसकी उसल पोजीशन से थोड़ा सा हिलाएं और वापस जब छोड़ेंगे तो वापस असल हालत में ना आए बल्कि नई पोजीशन अटेन कर ले, उसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है जिसमें कोई चेंज ना हो। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी हम देखते हैं, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होता है अनस्टेबल में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब अगर आपने स्टेबल ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टेबल कार रखनी है
तो आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? वो पॉइंट जहां पे तमाम बॉडी का वेट कंसंट्रेट करता है। तो अगर तो यूनिफॉर्म शेप बॉडी है तो बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगी, और नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के केस में हैवी साइड जो होगी वहां पे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। सेंटर ऑफ मैस, मैस जहां पे, यानी मैस क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वेट जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी ग्रेविटी की वजह से चेंज हो सकता है, लेकिन मैस सारी बात है उससे हम नहीं चेंज कर सकते। तो वो पॉइंट जहां पे तमाम बॉडी का मैस कंसंट्रेट होता हुआ फील होता है। ये लाजमी नहीं है कि वो इनसाइड द बॉडी हो, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। तो और इसकी वजह से टार्क नहीं पैदा होता, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जब आप इस पे अप्लाई करते हैं विद सम आर मोमेंट आर्म, तो आपके पास टार्क पैदा होता है। तो सेंटर ऑफ मैस डिफरेंट बॉडीज, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यूनिफॉर्म रोड का सेंटर है, सर्कुलर लिंक का सेंटर है, क्यूबिकल बॉक्स का डायगोनल का इंटरसेक्शन है जो कि बेसिकली सेंटर है, स्क्वायर ऑफ बॉक्स का भी सेंटर है, सर्कल का भी सेंटर है, ट्राइंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल है, सर्कुलर स्फीयर का सेंटर ऑफ स्फीयर है, जबकि रेक्टेंगल का डायगोनल का इंटर, जो कि बेसिकली सेंटर बन जाता है। सो की पॉइंट्स क्या है इस टॉपिक से? कि इंटरनल फोर्सेस डज नॉट चेंज द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। द सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। ड्यूरिंग वॉक ऑन आइस बेटर टू टेक शॉर्ट स्टेप्स, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस लिहाज से आपको बैलेंस रखेगा, आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट का सेम होगा अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे कि हम यूजुअली लेते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ माउंटेन में नॉट बी द सेम, क्योंकि वहां पे आपकी ग्रेविटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इन दोनों का मकसद यूनिक पॉइंट को मेंशन करना है, और उसकी बेस पे फिर आप एक्सटर्नल फोर्सेस और टार्क को स्टडी कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। ओके, देयर आर सम क्वेश्चन कि F1 F2 है, F2 5 है, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स 3 है, एंगल बताएं बिटवीन। तो अगर आप देखें 2 और 5 है और रिजल्टेंट 3 है, तो आप वही फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लें। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 9, F1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये मैं लॉ ऑफ कोसाइंस वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ। F2 इज इक्वल टू 25 प्लस 2AB, तो वो 2 5 10, 10 2 12 कोस थीटा। तो इसको सोल्व कर लें। 25 प्लस 4 29, 29 उधर जाके माइनस, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आंसर बनेगा। ओके, मे बी ये करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये देखें ना, हमने कहा कि अगर मिनिमम कब फोर्स होती है? जब दोनों का डिफरेंस आपके रिजल्टेंट के बराबर आ जाए। तो आर यहाँ पे अगर देखें तो वो F2 माइनस F1 के बराबर है। तो ये कब होता है? जब एंगल 180 डिग्री हो। स्पेशल केसेस हमने पढ़े हैं ना, तो 5 माइनस 2 3, सो इट्स 180 डिग्री। तो स्पेशल केसेस यानी मैक्सिमम और मिनिमम अगर बन रहा है तो वो 0 और 180 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वो कह रहा है Fx 20 न्यूटन है, थीटा 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल, देन F मालूम करें। तो F इज इक्वल होता है Fx कोस थीटा, Fx इज इक्वल होता है F कोस थीटा। तो यहाँ से F फॉर्मूला लगाएं, Fx ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू F। तो यहाँ से आपके पास आंसर निकल आएगा। द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर का मतलब है कोस 90 जीरो हो, क्योंकि जब भी मैंने कहा कि एंगल की बात आएगी, परपेंडिकुलर इज एन एंगल थिंग, तो आप कोस थीटा लगाते हैं, डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो जस्ट देखें कि किसको इससे मल्टीप्लाई करें आंसर जीरो आए। पहले से मल्टीप्लाई करें आंसर जीरो नहीं आता, ना दूसरे से आता है ना तीसरे से आता है, क्योंकि 9 इंटू 3 12, 27, 4 इंटू 4 16, तो जीरो तो नहीं आया। लेकिन अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आई डॉट के जीरो, जे डॉट के जीरो, तो इससे आपका आंसर डॉट प्रोडक्ट का जीरो आता है। सो लिहाजा जब भी परपेंडिकुलर देखना है तो डॉट प्रोडक्ट देखें। इसके अलावा अगर हम वैसे बात करें तो ये अगर 4i प्लस 9j के साथ भी ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि 4 9 36,
एंड 4 9 36 जे तो 36 माइनस 36 0। तो मकसद मेन यही है कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर लॉन्ग जी एक्सिस आई जे है के है इन्हीं, सो लिहाजा कोई कंपोनेंट नहीं है लॉन्ग जी एक्सिस। A force of 10 Newton making an angle theta with 30 with x y axis, then its y component is, तो 30 with y axis है तो x के साथ 60 हो जाएगा क्योंकि टोटल सम आपके पास 90 होना चाहिए। तो 60, सो जस्ट डू 10 cos 60, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। cos 60 is 1/2, तो 10 into 1/2 is 5। विच वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1, तो जस्ट क्या करना है, कंपोनेंट का स्केयर लें, पहले कंपोनेंट का स्केयर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्केयर प्लस तीसरे कंपोनेंट का स्केयर, सारे का अंडर रूट। तो ये 3 3 3 9, 9 की मैग्नीट्यूड 3, तो ये 1 नहीं है। इसी तरह इसकी करेंगे तो ये 2, लेकिन इसके लिए अगर आप करेंगे तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो ये लिहाजा आपका आंसर है। इसके अलावा एक मैं आपको एक मजे का यूनिट वेक्टर बताता हूँ, वो है कोस थीटा ए प्लस साइन थीटा जे। इसकी भी जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल टू 1 होता है। सो लिहाजा इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। सो ये भी यूनिट वेक्टर है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल, देन एंगल बिटवीन वेक्टर इज 45 डिग्री। जब भी ए डॉट बी कोस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा, तो बेसिकली साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज 1 विच इज टेन थीटा, तो वो 45 डिग्री एंगल बनता है। वो कह रहा है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बताएं एम की वैल्यू क्या। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि इनका जो सम है वो 0 होगा। सो 3 2 आर 6 आई आई, कंसीडरिंग के ये आए है, 6 2 आर 12 जे जे एंड के इज 1, सो एम। तो -12 प्लस 6 -6, इट शुड बी इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। अगेन डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0 फॉर परपेंडिकुलर। Two forces of body magnitude these are acting on a body, the resultant of magnitude is 7, angle between two forces। अब देखें 4 और 3 है और रिजल्टेंट 7 है, सो मैक्सिमम है ना 4 + 3 7, सो एंगल क्या होगा 0 डिग्री। आई डॉट जे क्रॉस के क्या होगा, आई डॉट आई 1, आई डॉट आई क्रॉस जे के ये 0 आ जाएगा, आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस डॉट के 0 आ जाएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के डॉट आई 0 आ जाएगा, और यहाँ से 1 है, सो इसका आंसर बनेगा 1। द एंगल बिटवीन दीज आर, तो जस्ट वही फॉर्मूला लगाएं, कोस थीटा इज इक्वल टू के डॉट बी, जो कि क्या होगा 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 -3, के इंटू 1 1, और ऊपर मैग्नीट्यूड नीचे इसकी। लेकिन मैं मुझे नजर आ रहा है कि ऊपर वैसे ही आंसर 0 बन रहे हैं ना, तो लिहाजा मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर 0 है। और कोस थीटा 0 होता है 90 डिग्री पे, मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, दो लग नहीं रहे लेकिन ये परपेंडिकुलर है। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस डबल आइदर फोर्स एंगल बिटवीन देम, कि दो इक्वल फोर्सेस हैं, उसकी जो रिजल्टेंट उसकी डबल है, मतलब 5 न्यूटन की फोर्स है, तो जब आपका रिजल्टेंट लिया तो आंसर 10 आ गया। तो फॉर्मूला वही आर क्या है 2F, और इंडिविजुअल है F, दूसरा भी F क्योंकि सेम है, और ये भी F स्क्वायर क्योंकि सेम है 2AB। तो इसको सॉल्व कर लें तो क्या होगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, वो 2F है तो FF से कट जाएगा, उसको आप सोल्व करेंगे अंडर रूट, क्योंकि ये बेसिकली अंडर रूट है ना, तो इसको अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा 4F स्क्वायर। 4F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर 2F के से कट गया, तो कोस थीटा इज 1, तो वो कब होता है 0 पे। तो अगर डबल कब होगा, जब सम करेंगे मैक्सिमम। टार्क हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 90 डिग्री, क्योंकि टार्क में साइन थीटा होता है और साइन मैक्सिमम 90 पे होता है। टार्क ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन फोर्स पे भी, मोमेंट आर्म पे भी, थीटा पे भी, एल एफ, तो ये लिहाजा ऑल ऑफ दीज। इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी देन टार्क विल बी 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होगा। टार्क एक्टिंग और बॉडी डिटरमाइंस द एंगुलर एक्सेलरेशन।
A body will be in complete equilibrium when the satisfies both conditions, क्योंकि एक में ट्रांसलेशनल है दूसरे में रोटेशनल है. Which object is more stable? जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है तो ए में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, बी में बहुत ऊपर है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जैसे भी हमने पीछे देखा. एंड दैट्स इट for the discussion and some MCQs practice on the topic equilibrium. And first we discuss vectors. So this will basically cover FSC A levels, one can say the matriculation as well, then entry test as well. So बहुत सारी चीजें इसमें आपके इस लेक्चर में कवर हो जाएंगी. Okay, good luck.